Welcome guys. Today we move to clauses, complex sentences. एक प्रिंसिपल क्लॉज से सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में आप नाउन क्लॉज से बना सकते हो, एडजेक्टिव से बना सकते हो, एडवर्ब से बना सकते हो। लेकिन आज हमारा फोकस जो है वो एडवर्ब क्लॉज पर रहेगा। क्यों? क्या ये ज़रूरी है कि आप एडवर्ब क्लॉज से ही बनाएंगे? ये ज़रूरी नहीं है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए, लेकिन आपको सिखाने के लिए ये ज़रूरी हो गया है आज कि हम एडवर्ब क्लॉज से कैसे बनाएं। जैसे आपने देखा होगा कि इससे पहले एक्सरसाइज में वो नाउन क्लॉज से बना, एडवर्ब क्लॉज से बन ही नहीं पाया किसी तरीके से। तो एग्ज़ाम में ऐसा नहीं आता है। एग्ज़ाम में तो आप नाउन क्लॉज से भी बना सकते हो, एडजेक्टिव से भी बना सकते हो, एडवर्ब से भी। लेकिन माना कि हमको नाउन और एडजेक्टिव क्लॉज ढंग से आ गए हैं, तो अब एडवर्ब क्लॉज भी ढंग से आना चाहिए। इसलिए मेरा सारा फोकस जो है आज एडवर्ब क्लॉज पर ही रहेगा कि आप बाय हुक और क्रुक क्या करोगे, एडवर्ब क्लॉज से ही तैयार करोगे। और एडवर्ब क्लॉज क्या करता है? 9 तरीके से काम करता है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दोगे, एक्सरसाइज नंबर 2 से समझते हैं। कंबाइन द फॉलोइंग सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एन एडवर्ब क्लॉज। देख लो, एडवर्ब क्लॉज का ही प्रयोग करना सीखोगे आप। भले ही वही सेंटेंस आप नाउन क्लॉज से आसानी से बना लोगे, एडजेक्टिव से आसानी से बना लोगे, लेकिन आप उसको थोड़ा सा आज स्पेयर करोगे, उसको अलग रख दो। कीपिंग इट असाइड, योर फोकस विल बी ऑन एडवर्ब क्लॉज। द बेल रैंग, दे ऑल गैदर्ड ऑन द ग्राउंड। घंटी बजी, वे सब मैदान में जमा हो गए। अब ध्यान दो, इसमें एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक क्या होगी, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। जैसे यहाँ पर घंटी बजी, वे सब मैदान में जमा हो गए। वे मैदान में कब जमा हुए? जब घंटी बजी। समझ में सारा? तो ये क्या है? समय की ओर संकेत कर रहा है। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। जब घंटी बजी, इसको सबऑर्डिनेट बना दो, एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम बन जा रहा है आसानी से। तो जब घंटी बजे की इंग्लिश क्या होगी? देखो, ये द बेल रैंग है, नहीं है? तो वन द बेल रैंग, और इसको पहले ही लिख लो, अच्छा लगेगा। ये जब आपने देखा है प्रैक्टिस में कि ये पहले लिखा जाता है। इसके बाद कॉमा लगा दीजिए, सबऑर्डिनेट पहले लिख लीजिए, फिर प्रिंसिपल क्लॉज लिख के। प्रिंसिपल क्लॉज क्या बनेगी? दे ऑल गैदर्ड ऑन द ग्राउंड। ये प्रिंसिपल क्लॉज बनेगी। अब दो वाक्य अलग अलग नहीं रहेंगे, फुल स्टॉप हट जाएगा और ये जो टी कैपिटल है ये स्मॉल लेटर में आ जाएगा। क्या कहा मैंने आपसे? बोलो। वन द बेल रैंग, वन द बेल रैंग, और यहाँ पर हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले लिखा है तो इसको क्या कर देंगे? कॉमा। ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। आप प्रिंसिपल क्लॉज लाओ। दे ऑल gathered on the ground। जब मैदान बहुत बड़ा होता है तो इन द ग्राउंड भी कर सकते हैं आप। दे ऑल गैदर्ड ऑन द ग्राउंड। नंबर 2, ध्यान दो। नंबर 2 के लिए जरा मैं स्पेस ले लेता हूँ और ज़्यादा बड़ा ले लेता हूँ। लीजिए नंबर 2, वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। चलिए हो जाएगी जगह। वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, यू विल गेट सक्सेस, आपको सफलता मिलेगी। आपको सफलता मिलेगी। ठीक है? कब मिलेगी भाई? कब मिलेगी? अगर तुम कठिन मेहनत करते हो। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, ये शर्त है। क्या है शर्त? कठिन मेहनत करने की शर्त है। तो अगर आप कठिन मेहनत करते हो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। होता नहीं होता ऐसा? तो इसलिए जब कंडीशन है तो कंडीशन किससे शुरू होता है? इफ से, अनलेस से।
तो क्या कहोगे, इफ़ यू वर्क हार्ड। ये भी हम क्या करें, इसको भी हम पहले शुरू कर देते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज को, जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन आ रही है, इसको पहले शुरू लिख लेते हैं, इफ़। और ये देखो, ये तो था वर्क हार्ड वर्ब और इसका एडजेक्टिव या एडवर्ब, लेकिन इसमें तुम कहोगे साहब नाउन तो है ही नहीं, कैसे बनी है क्लॉज। नाउन अंडरस्टूड है, सामने खड़ा है हमारा। कौन है वो नाउन, यू, जिसको सफलता मिल रही है उसी से कहा जा रहा है। तो इसलिए यू को आप लिखो, इफ यू वर्क हार्ड। क्या अर्थ हुआ इसका, इसके बाद कॉमा लगा दो, सबऑर्डिनेट पहले लिखने पर ऐसा करना पड़ता है। अगर आप कठिन मेहनत करोगे, ये शर्त है, कंडीशन है, यू विल गेट सक्सेस, आपको सफलता मिलेगी। यू विल गेट सक्सेस, आपको सफलता मिलेगी। इफ यू गेट, देखो, यू विल गेट सक्सेस प्रिंसिपल क्लॉज, इफ यू वर्क हार्ड एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। आपने पढ़े हैं पहले ये सब, तभी तो मैंने इतना समय लगाया। 9 प्रकार के जो कंडीशन थी या 9 प्रकार का जो एडवर्ब क्लॉज का काम करने का तरीका था, तो 9 एक्सरसाइज से आपको समझाया है। इसलिए आपको थोड़ा सा गहराई से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इसके आगे बढ़ करके जब आप सिंथेसिस में जाओगे, सिंथेसिस भले ही 10th 9th के कोर्स में नहीं है, ये पहले 11th 12th के कोर्स में हुआ करता था, जब 2 पेपर होते थे, टेक्स्ट बुक्स अलग और ग्रामर, ट्रांसलेशन, कंपोजिशन अलग। तो अब ये जो है एनडीए के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सीडीएस के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बैंक पीओ के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। भाई बैंक पीओ का एग्ज़ाम तो आप ग्रेजुएशन के बाद देते हो, है ना। सीडीएस आप ग्रेजुएशन के बाद देते हो, यूपीएससी आप ग्रेजुएशन के बाद देते हो, तो तब कहाँ पढ़ा जाता है, फिर कहाँ किसका मन करता है पढ़ने का। अगर जो बच्चे अभी छोटी क्लास के 9th 10th के और इसके अलावा जो 11th 12th में है, अभी जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, वो अगर इस पर फोकस करें आज की डेट में और बार बार अभ्यास में निकालें, बुक्स हैं आपके पास एक से एक, तो वो क्वेश्चन निकाल करके अगर आप हल करते जाएं, है ना, तो आप यू विल हैव कमांड ओवर इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। भले ही आजकल स्ट्रक्चर अप्रोच से पढ़ाते हैं हम टेक्स्ट बुक्स को, उसी के माध्यम से ग्रामर सिखा देते हैं, अलग से उसका कोई ऐसा प्राविधान नहीं है, कोई क्वेश्चन पेपर नहीं आता है। लेकिन बिना ग्रामर के आप काम नहीं कर सकते। वो बात अलग है कि बोलने में ग्रामर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आप लिखने की बात आती है, एग्जाम की बात आती है, सिंटैक्स की बात आती है, राइट द करेक्ट सेंटेंस या करेक्ट द सेंटेंस, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। चलिए, यू आर वाइज, यू विल डू बेटर। नंबर 3, ही इज वाइज, वो बुद्धिमान है। ही सिस्टर इज वाइज, उसकी बहन भी बुद्धिमान है। आप समझो, 2 वाक्यों को जोड़ के एक बनाना है, वो भी बुद्धिमान है। अब तुम तो कहोगे साहब ठीक है, तो आसानी से हो जाएगा, ही इज वाइज एंड ही सिस्टर इज वाइज, बना दिया आपने। लेकिन ये क्या बना, कंपाउंड सेंटेंस बना। आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ध्यान दो, कंपाउंड सेंटेंस क्यों बना कंपाउंड, भाई वो भी वाइज है, उसकी सिस्टर भी वाइज है, एक जैसी बातों को हम एंड से जोड़ते हैं, वो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। वो भी ध्यान रखना जब हम कंपाउंड में आएंगे। कंपाउंड में क्या होता है, दोनों वाक्य दोस्त होते हैं। ये वाक्य, कोई भी वाक्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स में क्या अंतर है कि एक वाक्य जो होता है, ये वाक्य इस पर निर्भर है। अगर केवल इतना ही बोलोगे तो ये वाक्य का कोई मतलब नहीं रह जाता है, समझ में ही नहीं आएगा। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन मेहनत करते हो, तुम कहोगे क्या मतलब है इसका, कुछ तो बताओ, आगे और भी बोलो। जब तक आगे नहीं बोलोगे तब तक वाक्य अधूरा माना जाएगा या समझ में नहीं आएगा या बोला ही नहीं जाता है। यू विल गेट सक्सेस, अब तुम समझोगे, हाँ समझ गए। तो ये सेंटेंस जो है डिपेंडेंट है इस पर, प्रिंसिपल क्लॉज पर। यहाँ ऐसा नहीं होता है कंपाउंड में, ये भी दोस्त ये भी दोस्त, दोनों बराबर होते हैं, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। लेकिन चूंकि दोनों को जोड़ के अगर एक बनाना है तो एक जैसी बातों में हम एंड से जोड़ते हैं, विरोधाभासी बातें होंगी तो बट से जोड़ेंगे। भले उसकी फैमिली है, फिर और चीज़ें भी हैं उसके साथ, बट के साथ येट है ना।
नॉट ओनली बट अल्सो है। लेकिन अब अगर मतलब विकल्प होगा तो क्या होगा, अदरवाइज से। मैं एक ही शब्द बता रहा हूँ आपको। और अगर इसका और इसका इसका और इसका दोनों का एक दूसरे से प्रभाव पड़ रहा है तो वहाँ पर हम सो, देयरफॉर, हेंस इससे जोड़ते हैं। तो मैं केवल 4 ही कंजक्शन बताऊँगा कंपाउंड बाद में आपको, एंड, बट, अदरवाइज और सो। वो कंपाउंड सेंटेंस होंगे। उसमें क्या होगा, दोनों सेंटेंस आपस में भाई भाई, दोनों सेंटेंस आपस में दोस्त होते हैं, एक दूसरे पर कोई निर्भर नहीं होता, दोनों का अर्थ बिल्कुल समझ में आता है। हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, क्लियर हो गया। हम जा रहे हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा था वो भी बुद्धिमान है, उसकी सिस्टर भी बुद्धिमान है। बनाओ, एक काम करते हैं, वाइज एडजेक्टिव है, वाइज यहाँ भी है, एडजेक्टिव है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जाते हैं। एडजेक्टिव अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा गुड, बेटर, बेस्ट, पढ़ा है ना। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। क्या है ये, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं। अब यहाँ पर क्या है, दोनों समान है। देखो, वो भी बुद्धिमान है, उसकी सिस्टर भी बुद्धिमान है। ये नहीं है कि उसकी सिस्टर उससे ज़्यादा बुद्धिमान है, नहीं है ना, ऐसा नहीं है तो कंपैरेटिव तो है ही नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि उसकी सिस्टर सबसे ज़्यादा सब में बुद्धिमान है, ऐसा भी नहीं है। तो सुपरलेटिव भी नहीं है। एक हो सकता है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव का मतलब दोनों बराबर, दोनों एक जैसे। तो क्या होगा, उसमें क्या लगाना पड़ता है, देखो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। वह इतना बुद्धिमान है जितनी उसकी बहन है। आप समझो, ही इज वाइज, ही सिस्टर इज वाइज। ये तो मतलब हुआ वह इतना बुद्धिमान है जितनी उसकी बहन बुद्धिमान है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, तो बन जा रहा है इससे, ही इज एज वाइज एज हिज सिस्टर। वाइज नहीं कहेंगे, दोबारा हम लिखेंगे नहीं। अब अभी मैं आपको एक बात और बताता हूं। क्या कह रहा हूं मैं, ही इज, यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, एज वाइज, वह इतना बुद्धिमान है। ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ही इज एज वाइज। अब दूसरा क्लॉज जो है सबऑर्डिनेट होगा, एज हिज, लिखो, लिख ही देता हूं, एज हिज सिस्टर। वह इतना बुद्धिमान है जितनी उसकी बहन है। लेकिन यहां तक तो तुम्हारे समझ में आया, आपने कहा एज जोड़ दिया हमने, वह इतना बुद्धिमान है, ये तो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। एज हिज सिस्टर में हिज सिस्टर तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब तो है ही नहीं। कंफ्यूजन हो रहा नहीं हो रहा आपको, वो छिपा हुआ है। छिपा क्या है, ये इज यहाँ आने की वजह से यहाँ हम दोबारा नहीं लिखते हैं, वाइज यहाँ आने की वजह से यहाँ हम वाइज नहीं लिखते हैं। नहीं तो इसका अर्थ क्या हो गया, ही, जब आप इसको पार्जिंग करोगे, जब इसको आप एनालाइज करोगे, आप ऐसे समझाओगे, ही इज एज वाइज प्रिंसिपल क्लॉज, हैज एज हिज सिस्टर इज वाइज। ये मतलब हुआ इसका। लो, ये लिखा नहीं जाता है, ये अंडरस्टूड होता है। अगर आप कहते हो साहब लिख देते हैं, ब्रैकेट में रख देते हैं, बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ। इसका मतलब यही होता है ब्रैकेट में रखने का, कि इसका आशय ये है, जो बोला नहीं जाएगा, लिखा नहीं जाएगा, लेकिन इसका आशय ये है। इसमें सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब भी हो गई। तो क्या लिख दूँ मैं, अब वाइज नहीं भी लिखोगे, वाइज को तो आप समझ ही जाओगे, क्योंकि एज कह रखा है, तो वो भी वहाँ के लिए भी काम करेगा वो। तो ही इज एज वाइज एज हिज सिस्टर, लो इज लिख देता हूँ। अब तो हो गया, सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया, अपने आप क्लॉज बन गई। क्लॉज की शर्त क्या है, किसे कहते हैं क्लॉज, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। बस क्लियर हो गया। तो आपको कि साहब ठीक है, ये भी सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। और अब इसका एनालाइज करो, ही इज एज वाइज प्रिंसिपल क्लॉज, एज हिज सिस्टर इज सबऑर्डिनेट। बोलो, अरे तुलना कर रखी है हमने, बराबर है कह रखा है, तो क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। अंडरस्टैंड। और इसलिए सेंटेंस क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्योंकि कंडीशन ये है ना, हमने कॉम्प्लेक्स बनाना है, इस पर ध्यान देना है। नंबर 4,
आगे देखिए, फोर्थ, इट इज़ वेरी सिंपल, अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट। ये बड़ा सरल है, एक बच्चा भी इसको समझ सकता है। जैसे ये एक्सरसाइज है ना, ये एक्सरसाइज भी बड़ी सरल है, एक बच्चा भी इसको समझ सकता है। तो कैसे फिर? यहाँ तो तेल, यहाँ तो बड़ा पसीना निकल रहा है। भाई देखो, ये है सब तरीका अभ्यास का, ट्रायल एंड एरर, एरर एंड ट्रायल, ट्रायल एंड एरर। आप कोशिश करो, गलतियाँ होंगी, पहले 10 हो जाएंगी, 10 के 10 गलत, फिर 9 गलत, फिर 8, 7, 6, फिर 0 में आ जाओगे, एंड यू विल हैव कमांड ओवर दिस सेगमेंट ऑफ ग्रामर। इट इज़ वेरी सिंपल, अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट। ये बड़ा ही आसान है, एक बच्चा भी इसको समझ सकता है। आपने एक प्रिंसिपल क्लॉज बनाना है, एक सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज बनाना है। क्या होगा समझो, ये इतना आसान है कि एक बच्चा भी इसको समझ सकता है। बन गया नहीं बन गया? ये इतना आसान है। ये जो इट इज़ वेरी सिंपल है ना, इसको लिख देते हैं इट इज़ सो सिंपल। कौन सा हुआ ये? फिर आगे क्या आता है? जब सो या सच आता है प्रिंसिपल क्लॉज में, तो आगे दैट आता है। कौन सा हुआ ये? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। इसका प्रभाव यहाँ दिखाई देगा। भाई इतना सिंपल है, कितना सिंपल है भाई, बताओ तो कितना सिंपल है। अरे कि एक बच्चा भी इसको समझ सकता है, इसका प्रभाव यहाँ पड़ गया। ठीक है, तो क्या करोगे, यहाँ सो या सच लगाते हैं और यहाँ डैड लगाते हैं। डैड लगाने से क्या बनेगा? सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। तो क्या लिखूं मैं? इट इज वेरी को हटा दूंगा तो क्या लिखूंगा यहाँ पर? इट इज, बोलो, सो सिंपल। क्या हुआ? ये प्रिंसिपल क्लॉज बन गई। अब क्या लगेगा? सो लगाया तो डैट। यहाँ पर सो या सच लगाते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट बनाने के लिए। इट इज़ सो सिंपल डैट। अब देखो, फुल स्टॉप हट गया, ए जो शब्द है ये स्मॉल लेटर में आएगा। अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट। अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट। यह इतना आसान है कि एक बच्चा भी इसको समझ सकता है। इट इज सो सिंपल दैट अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट, फिफ्थ, बोलो, ये बच्चे समझ गए होंगे। इट इज सो सिंपल प्रिंसिपल क्लॉज दैट अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। नेक्स्ट, राम इज पुअर, ही इज ऑलवेज काइंड टू। राम इज पुअर, राम इज पुअर नहीं होगा, राम इज पुअर ही है क्या? राम इज पुअर ही लिखो, चलो फिर। तो क्या होगा? राम निर्धन है, ही इज ऑलवेज काइंड टू पुअर। वो हमेशा गरीबों के लिए क्या रहता है? ही इज ऑलवेज काइंड टू द नीडी कर देता हूँ। जरूरतमंदों के लिए हमेशा क्या रहता है? बड़ा उदार रहता है। तो क्या कहोगे? अब कैसे बनेगा? इसमें क्या दिया है बताओ? ये गरीब है और भाई गरीबों की क्या मदद करेगा जो गरीब है, लेकिन है गरीब, लेकिन फिर भी है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? कंट्रास्ट हो रहा है, दिखाई दे रहा है। भाई गरीब है तो वो तो फिर गरीबों की मदद ही नहीं कर सकता, कैसे करेगा? वो खुद ही गरीब है। तो इसका मतलब भाई ये तो विरोधाभासी बातें बता दी यहाँ पर। समझ में तो आ गया आपके? ये और ये आपस में एक दूसरे के विरोधी बातें हैं। तो हम इसको कहते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। किससे बनता है ये? ऑल्दो, दो, एज, सिंस, जस्ट एज, सच एज।
तो इसलिए मुझे तो लग रहा है ये ऑल्दो से बन जाता है। ऑल्दो राम इज पुअर, भले ही क्या है, राम निर्धन है, राम गरीब है। ऑल्दो राम इज पुअर, आप दो से भी कह सकते हो, दो राम इज पुअर, ठीक है। चलो ऑल्दो से कह लेते हैं, ऑल्दो राम इज पुअर, क्लियर। ऑल्दो से शुरू हो रहा है तो ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ, बोलो, कंट्रास्ट। ही इज ऑलवेज काइंड टू द नीडी, वो हमेशा जरूरतमंदों के लिए दयावान रहता है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है ना। गरीब है, गरीबों के लिए फिर भी दयावान रहता है। क्या देता होगा, अपने कपड़े दे देता होगा, अपने जेब का पॉकेट मनी दे देता होगा, है ना, अपना समय देता होगा, सेवा देता होगा। तो दोनों विरोधाभासी बातें हैं, तो इसलिए ये ऑल्दो से शुरू करते हैं। पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज ही लिख लो, ऑल्दो, बोलो, राम इज पुअर, क्या हो गया ये हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी ये पहले, तो इसलिए कॉमा लगाओगे यहाँ पर। ये पूछने के लिए मैं आपसे बात कर रहा था। आप प्रिंसिपल क्लॉज लिखो, ही इज ऑलवेज काइंड टू द नीडी, लीजिए। अगर आप कंफ्यूज नहीं करते हो, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। अगर कंपाउंड सेंटेंस बनाना होता, ध्यान दो, वो गरीब है और ज़रूरतमंदों के लिए दयावान रहता है, विरोधाभासी बातें हैं कहा आपने, वो बात यहाँ भी आ गई। लेकिन जब कंपाउंड का मतलब क्या, ये भी और ये भी दोस्त हो गए, ये भी और ये भी बराबर महत्व के हो गए। लेकिन जब विरोधाभासी बातें होती तो किससे जोड़ते हैं उसको, बट से। कब, अभी ये मत करना यहाँ कहीं, कब, जब कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे हम अगले चैप्टर में, या अगले जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, तो हम क्या हो जाएगा, राम इज पुअर बट ही इज ऑलवेज काइंड टू द नीडी। तो ही इज ऑलवेज काइंड टू द नीडी समझ में आ रहा है, राम इज पुअर समझ में आ रहा है, दोनों वाक्य समान वैल्यू के हैं, दोनों में विरोधाभासी बातें थी, इसलिए हमने किससे जोड़ दिया, बट से। लेकिन किसके लिए जोड़ा, कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं। जब कहा जाएगा कंपाउंड बनाओ, कंफ्यूज मत करना। आज हम कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो बट, एंड, बट, अदरवाइज और सो को हम जेब में रखे रहेंगे। वी विल नॉट यूज इट एनीवेयर इन दिस चैप्टर। वो कंपाउंड सेंटेंस अलग ही होता है। चलिए हमने तो क्या बनाना था, कॉम्प्लेक्स बनाना था, हमने एक बना दिया सबऑर्डिनेट क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एक बना दिया प्रिंसिपल क्लॉज, दोनों मिलकर के बन गए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट, ही सक्सीडेड, वह सफल हो गया था, ही लेबर्ड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की थी। फिर देखो भाई 9 तरीके से अब एडवर्ब क्लॉज बनता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, किसी भी तरीके से बन सकता है। बताओ, ही सक्सीडेड, वह सफल हुआ, ही लेबर्ड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की, कैसे होगा, सफल हुआ कठिन मेहनत की। तरीका बता रहा है, ये मैनर बता रहा है। वह सफल हुआ है ना, क्यों बताओ, या कारण बता रहा है। किसको ले लो मैं, पहले एक को पहले प्रिंसिपल क्लॉज बनाओ, तब आपकी समझ में आएगा। ही सक्सीडेड, इसको बना देता हूँ मैं प्रिंसिपल क्लॉज, वह सफल हो गया। अब मैं पूछूंगा कैसे हुआ, भाई सफलता उसको मिली, कैसे मिली बताइए। ही सक्सीडेड, क्या कारण था उसकी सफलता का, बताओ कारण क्या था, बिकॉज, क्योंकि, एज, चूंकि, ही लेबर्ड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की थी। तो क्योंकि से बन जा रहा है, बिकॉज से बन जा रहा है। ही सक्सीडेड प्रिंसिपल क्लॉज, भाई कैसे सफल हुआ, कारण क्या था, रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन आ रहा है, बिकॉज
ही लेबर्ड हार्ड। बड़ा आसान होता है बिकॉज वाला, आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो ये अलग बात है। ही सक्सीडेड, प्रिंसिपल क्लॉज लिख लेता हूँ पहले। लीजिए, ही सक्सीडेड। अब क्या कर रहा हूँ मैं, बिकॉज, क्या कंजक्शन जोड़ रहा हूँ, बिकॉज, बिकॉज ही लेबर्ड हार्ड। उसने कठिन मेहनत की, क्योंकि उसने कठिन मेहनत की वह सफल हुआ, इसलिए वो सफल हुआ, ये हुआ इसका मतलब। तो बिकॉज से यहाँ से अगर तुम कहोगे बिकॉज ही लेबर्ड हार्ड, ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। ही सक्सीडेड क्या हो गया, ही सक्सीडेड, SUCCEE सक्सीडेड, DED लिखना पड़ेगा फिर मुझे तो यहाँ पर। अब बिकॉज को जरा और इधर लिखता हूँ मैं। लीजिए, बिकॉज ही सक्सीडेड, बिकॉज ही लेबर्ड हार्ड, ये क्या हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, ये क्या हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। और दोनों मिल करके एक सेंटेंस बना रहे हैं, वो सेंटेंस का नाम क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिर थोड़ा सा कंफ्यूज कराता हूँ आपको। अगर मैं कहता हूँ इसको अगर हमने कंपाउंड बनाना होता जिसमें दोनों वाक्य क्या होते हैं, आपस में दोस्त होते हैं। देखो दोनों में क्या है, एक जैसी बात है, ही सक्सीडेड, ही लेबर्ड हार्ड, एक जैसी बातें हैं, दोनों का आपस में संयोग है। तो ऐसे वाक्यों को किस में जोड़ते हैं हम, एक जैसी बातें, दोनों वाक्य दोस्त हैं, एंड से जोड़ते हैं, ही सक्सीडेड एंड ही लेबर्ड हार्ड, या ही लेबर्ड हार्ड एंड ही सक्सीडेड, ये ज़्यादा अच्छा है। पहले ये करना पड़ेगा तब ये होगा, ही लेबर्ड हार्ड एंड ही सक्सीडेड। क्लियर हो गया। और एक बात और है जो चौथा कारण है, विरोधाभासी में तो बट, विकल्प में अदरवाइज, चौथा जो प्रभाव वाला है वो है, इसको लेता हूँ, ही लेबर्ड हार्ड शो ही सक्सीडेड, देयरफॉर ही सक्सीडेड, हेंस ही सक्सीडेड। हम एक ही शब्द याद करते हैं, ही लेबर्ड हार्ड सो ही सक्सीडेड। ये भी कंपाउंड सेंटेंस हुआ। बस 4 कंजक्शन आपके पास रहनी चाहिए, एंड, बट, अदरवाइज और सो। कंपाउंड बड़ा आसान होता है क्योंकि दोनों वाक्य एक दूसरे के दोस्त होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। हम वो चैप्टर पढ़ नहीं रहे हैं अभी, हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या होगा, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, दूसरा क्या होगा, डिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ कौन सा है डिपेंडेंट क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज कितने प्रकार से कार्य करता है, 9 तरीके से। जैसे यहाँ पर क्या किया उसने, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, किससे जोड़ा, बिकॉज से। नेक्स्ट 7, अब 7 में आओ। 7 में क्या है, ही गोज टू स्कूल, ही वांट्स टू स्टडी, ये है WAN, साफ नहीं लिखा जा रहा है, WAN। ही वांट्स टू स्टडी, वो अध्ययन करना चाहता है, वह विद्यालय जाता है। कारण बताओ क्यों जाता है, क्योंकि वह पढ़ना चाहता है। आ रहा नहीं आ रहा कारण, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। उसका विद्यालय जाने का कारण क्या है, क्योंकि वह पढ़ना चाहता है, बिकॉज से बन जाएगा। तो ही गोज टू स्कूल प्रिंसिपल क्लॉज, बिकॉज ही वांट्स टू स्टडी, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। तो लिखिए आसानी से, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। अब बनाओ सब डिपेंडेंट क्लॉज, जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन बन रही है, किससे बनेगी, बिकॉज से। बिकॉज, बोलो, बिकॉज ही वांट्स टू स्टडी। लीजिए, ही गोज टू स्कूल प्रिंसिपल क्लॉज, बिकॉज, ये BE,
बिकॉज ही वांट टू स्टडी। ये जो टुकड़ा है इसका, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और क्या नाम है इसका? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। ही गोज टू स्कूल, प्रिंसिपल क्लॉज। पूरा वाक्य यहाँ से यहाँ तक, यहाँ फुल स्टॉप रखा है मैंने, यहाँ तक क्या कहलाया? एक सेंटेंस है। क्या कहलाएगा ये सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। थोड़ा सा फिर कंफ्यूज कराता हूँ आपको। भाई सेंटेंस तो 3 होते हैं ना। सिंपल सेंटेंस, जैसे आपने कहा सिंपल क्या हुआ, आप मैं ये देखो, द बेल रैंग, ये सिंपल सेंटेंस हुआ। दे ऑल गैदर्ड ऑन द ग्राउंड, अलग वाक्य, स्वतंत्र वाक्य, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है, ये हुआ सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड क्या हुआ? देखो जैसे आपने कहा भाई एक जैसी बातें हैं, ही गोज टू स्कूल एंड ही वांट टू स्टडी, और वो वहाँ पढ़ना चाहता है, ये हुआ कंपाउंड सेंटेंस। हम कंपाउंड नहीं पढ़ रहे हैं अभी, एक जैसी बात हो, मैंने केवल एंड से जोड़ दिया, एक सेंटेंस हो गया, उसको कंपाउंड कहते हैं। हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स, तो कैसे बनाया मैंने? ही गोज टू स्कूल बिकॉज ही वांट्स टू स्टडी। तो 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मुझे लगता नहीं है कि कन्फ्यूजन हो रहा है। जैसे मैं कहूँगा ही गोज टू स्कूल, क्या है? ये सिंपल सेंटेंस है। ही वांट्स टू स्टडी क्या है? सिंपल सेंटेंस है। एक वर्ब, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, बस। इससे कोई मतलब नहीं यहाँ पर, इसी से, इससे कोई मतलब नहीं, इसी से, इतना टुकड़ा सिंपल सेंटेंस हुआ ये। क्लियर? कंपाउंड क्या हुआ? ही गोज टू स्कूल एंड ही वांट्स टू स्टडी, एंड जोड़ दिया। आपने कहा भाई क्या फ़र्क पड़ा इससे? अरे भाई एक जैसी बात है, एंड से हमने जोड़ा, तो आप देखो ही वांट टू स्टडी पूरा अर्थ दे रहा है, ही गोज टू स्कूल ये पूरा अर्थ दे रहा है, केवल एंड से जुड़ा जरूर है वो। दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों दोस्त हैं, दोनों भाई भाई हैं, एक दूसरे से कोई कम नहीं है। दोनों का अर्थ या दोनों वाक्य बोले जा सकते हैं, वो कंपाउंड हुआ। चलिए हम तो कॉम्प्लेक्स में हैं, तो हमने क्या किया? ही गोज टू स्कूल प्रिंसिपल क्लॉज, और डिपेंडेंट क्लॉज क्या बनी? बिकॉज ही वांट्स टू स्टडी, क्योंकि वह पढ़ना चाहता है। ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। बिकॉज से शुरू हो रहा, देख लो। अब बिकॉज के साथ और क्या आ सकता है? ये शब्द आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन शब्दों को नोट करें, और अगर अभ्यास करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली नोट हो जाते हैं। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद।